फ्रेंड्स, आज हम लोग रिवाइज करेंगे एंजाइम के टॉपिक एंजाइम इनहिबिशन को। जहां से लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो इनहिबिशन क्या होता है। देखिए, हमें पता है एंजाइम क्या करती है, बायो कैटलिस्ट का काम करती है। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो एंजाइम पर बाइंड करते हैं और उसके कैटालिसिस प्रॉपर्टी को कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। उसी प्रोसेस को बोलते हैं इनहिबिशन। तो सिंपल सा, सब्सटेंस बाइंड विथ एंजाइम and decrease the catalytic activity of that enzyme is this process known as the inhibition। और इस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, इस सब्सटेंस को बोलते हैं इनहिबिटर। तो अगर कोई सब्सटेंस एंजाइम से बाइंड करके उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को कम कर रहा है तो उस प्रोसेस को बोलेंगे इनहिबिशन और उस सब्सटेंस को बोलेंगे इनहिबिटर। सिंपल सा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनहिबिशन के। तो इनहिबिशन के तीन टाइप्स होते हैं। सबसे पहला रिवर्सिबल, फिर इरिवर्सिबल एंड एलोस्टेरिक टाइप। तो हम इन तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। सो सबसे पहले पढ़ते हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन के बारे में। देखिए, जो रिवर्सिबल इनहिबिशन है इसका मतलब क्या कि कोई सब्सटेंस एंजाइम पर बाइंड किया और उसकी कैटालिसिक बायोकैटालिस्ट प्रॉपर्टी को कम किया, लेकिन क्या हुआ, जब वो सब्सटेंस जब एंजाइम से हटता है तो फिर से कैटालिटिक प्रॉपर्टी एंजाइम की आ जाती है। तो उसको बोलेंगे रिवर्सिबल इनहिबिशन। मतलब ये इनहिबिशन परमानेंट नहीं है। जब हम सब्सटेंस को हटा रहे हैं, जब हम इनहिबिटर को हटा रहे हैं तो फिर से एंजाइम के पास कैटालिसिस प्रॉपर्टी आ जा रही है। तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन। अब समझिए, अगर जो हमारा एंजाइम है उसके ऊपर कोई सब्सटेंस बाउंड कर रहा है, उसको फिर से हमें हटाना है, तो क्या जो बॉन्डिंग हो रही है सब्सटेंस और एंजाइम के बीच में, वो स्ट्रांग होनी चाहिए? नहीं, वो वीक होनी चाहिए। मतलब उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होना चाहिए। इसलिए रिवर्सिबल इनहिबिशन में इनहिबिटर बाइंड नॉन कोवेलेंटली विद द एंजाइम, इस जिससे कि वो फिर से रिमूव हो सके और फिर से कैटालिटिक प्रॉपर्टी आ सके एंजाइम की। तो इनहिबिशन कैन बी रिवर्स इफ इनहिबिटर इज ए रिमूव। सिंपल सा है। देखिए, रिवर्सिबल के भी टाइप होते हैं। अभी हमने पढ़ा इनहिबिशन क्या होता है, उसके तीन टाइप, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड द एलोस्टेरिक। अब रिवर्सिबल को पढ़ा, जो कि नॉन कोवेलेंटली बाउंडेड होते हैं। रिवर्सिबल के तीन टाइप होते हैं, तो उसको समझते हैं। सबसे पहला टाइप है कम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसके ऊपर भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। कम्पिटिटिव इनहिबिशन के ऊपर भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद होता है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन, फिर हमारा होता है अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन। इस वीडियो में हम लोग मेनली फोकस करेंगे कम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, उसमें पूछा जाता है कि आप कम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में बताइए और एक एक आप उसके एग्जांपल्स को रिप्रेजेंट कीजिए। तो हम लोग पढ़ते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में। सबसे पहला इसका देखिए, जो नाम है कम्पिटिटिव, मतलब यहाँ पे कंपटीशन होगा कोई। समझते हैं। सपोज दैट ये आपका एंजाइम हुआ और एंजाइम में होता है एक्टिव साइट। किसके लिए होता है? ये होता है सबस्ट्रेट के लिए। तो जब एंजाइम से सबस्ट्रेट बाइंड करता है तो क्या बनता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और फर्दर वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये सिंपल सा प्रोसेस होता है। लेकिन इनहिबिशन के केस में क्या होता है कि आपका ये एंजाइम है, फिर यहाँ पर क्या हुआ, सबस्ट्रेट के साथ साथ कोई इनहिबिटर भी आ गया और वह इनहिबिटर एग्जैक्ट आपके सबस्ट्रेट जैसा दिखता होगा, मतलब एनालॉगस होगा। तो क्या होगा कि एंजाइम को लगेगा कि जो मुझसे बाइंड कर रहा है वह सबस्ट्रेट ही है। लेकिन क्या होता है कि सबस्ट्रेट के जगह पर इनहिबिटर एंजाइम से बाइंड कर जाता है। कुछ इस तरह से सबस्ट्रेट की जगह पर सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाता है, यहाँ पर इनहिबिटर जाके बाइंड कर जाता है और सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड नहीं कर पाता है। अब जब सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड ही नहीं किया तो प्रोडक्ट बनने का सवाल ही नहीं होता है। मतलब इस रिएक्शन का इनहिबिशन हो जाता है। तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसमें मेन पॉइंट क्या है कि जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट के जैसा ही दिखता है, सबस्ट्रेट के एनालॉगस होता है और वह एक्टिव साइट पर जाके बाउंड करता है, जाके बाइंड करता है। तो उसको बोलेंगे कम्पिटिटिव इनहिबिशन। देखते हैं। तो इनहिबिटर compete with the substrate as substrate analogous, बताया मैंने आपको। फिर इनहिबिटर बाइंड with the substrate at the active site but does not undergo any catalysis। मतलब वह एक्टिव साइट पे जाके बाइंड करता है लेकिन कोई कैटालाइसिस को प्रमोट नहीं करता है, स्टॉप कर देता है। फिर हम बात करते हैं एक्टिव साइट इज नॉट अवेलेबल फॉर द रियल सबस्ट्रेट अंटिल द कम्पिटिटिव इनहिबिशन होल्ड द एक्टिव साइट। तो बताया मैंने आपको कि जब तक इनहिबिटर वहां पे रहेगा एक्टिव साइट पर, सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा और रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगी। तो ये होता है कम्पिटिटिव इनहिबिशन।
अब हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है वह किस पे डिपेंड करता है। डिग्री ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन डिपेंड्स ऑन। तो हमारे पास देखिए क्या है, एक तो सबस्ट्रेट है और एक इनहिबिटर है और एंजाइम है। सबस्ट्रेट को अगर सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करता है तो हमारा बनता है प्रोडक्ट, लेकिन अगर इनहिबिटर बाइंड करता है एंजाइम से तो रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। तो इन दोनों का कंसंट्रेशन डिटरमाइन करेगा कि कितना इनहिबिशन होगा, डिग्री ऑफ इनहिबिशन कितना होगा। अगर सपोज दैट आपके पास इनहिबिटर ज्यादा है, अगर प्रोसेस में इनहिबिटर ज्यादा है तो एंजाइम के एक्टिव साइट पर बाइंड करेंगे और रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे। लेकिन अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू इनहिबिटर तो सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट पर बाइंड करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। तो इन दोनों का रिलेटिव कंसंट्रेशन बताएगा कि कितना डिग्री का कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होगा। इनके साथ साथ कंसंट्रेशन के साथ साथ इनकी बाइंडिंग एफिनिटी कितना है। अगर सबस्ट्रेट की बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा है तो सबस्ट्रेट बाइंड करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन अगर इनहिबिटर की बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा है तो इनहिबिटर बाइंड करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये दोनों इनहिबिशन के डिग्री को डिटरमाइन करते हैं। सपोज दैट कोई प्रोसेस है जिसमें इनहिबिशन हो रहा है लेकिन आपको इनहिबिशन को रोकना है, तब क्या कर सकते हैं, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दीजिए। मतलब इनहिबिशन कुड बी ओवरकम बाय हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जिससे कि इनहिबिटर एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड ना कर पाए और रिएक्शन में सबस्ट्रेट बाइंड करे और प्रोडक्ट बन जाए। तो आप ये कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Km वैल्यू और Vmax पे क्या इफेक्ट पड़ता है। हमने Km वैल्यू और Vmax के बारे में पहले ही समझा था, तो इसमें हम देखेंगे इसमें इफेक्ट क्या पड़ता है। देखिए कॉम्पिटिटिव मतलब Km, कॉम्पिटिटिव Km मतलब कॉम्पिटिटिव में केवल Km में चेंज आएगा, Vmax में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और Km में क्या चेंज आएगा, Km क्या होगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है तो कुछ दिक्कत ही होगी, तो Km वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Km वैल्यू बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। मैंने बोला Vmax में कोई भी चेंज नहीं आएगा। फिर हम ग्राफ को समझते हैं। तो ये जो आपका ग्राफ है ये Vmax की वैल्यू है, ये अपनी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की वैल्यू है और ये एक्चुअल अपना पहले से ग्राफ है। जब हम इनहिबिटर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, देखिए Km वैल्यू यहाँ पर बढ़ जा रही है लेकिन हाफ Vmax में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। डिटेल में Km वैल्यू और Vmax के बारे में हमने बात किया था फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी में, तो आप वहां पे देख सकते हैं। यहाँ पर बस रिलेटिवली याद कीजिए Km वैल्यू इंक्रीज हो रही है और Vmax में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के शॉर्ट क्वेश्चन में ये सब चीज आपको लिखनी होती है और एग्जांपल्स को लिखना होता है। तो उस एग्जांपल्स को हम समझते हैं। तो एक एग्जांपल है अपना सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस नाम का एंजाइम। वो क्या करता है, सक्सिनिक एसिड का प्रोडक्ट बनाता है। मतलब सक्सिनिक एसिड को जब हम लोग सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम रिएक्शन कराते हैं तो उसका प्रोडक्ट बनता है। लेकिन क्या होता है, कुछ इनहिबिटर होते हैं जैसे कि ग्लूटारिक एसिड, मेलोनिक एसिड एंड द ऑक्सैलिक एसिड। ये सब क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हैं। वो क्या करते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस से बाइंड करते हैं और उसको इस रिएक्शन से हटा देते हैं। मतलब जब ये बाइंड करेंगे तो एसडीएच को लेके चले जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो एसडीएच है वो सक्सिनिक एसिड के लिए अवेलेबल नहीं होगा और रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो यहाँ पर इनहिबिशन हो जाएगा। तो ये हुआ एक एग्जांपल। अभी एक एग्जांपल हमें और समझना है जहां से केस आता है, वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो मेथनॉल है, मेथनॉल हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक हमें पता है, लेकिन वो टॉक्सिक कब होता है, जब मेथनॉल फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस में अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस नाम का एंजाइम करता है। एंजाइम क्या करता है, मेथनॉल को फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और हमारा फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, टॉक्सिक होता है। अगर आपको टॉक्सिसिटी खत्म करनी है मेथनॉल की तो आप क्या करें, कुछ ऐसा करें कि मेथनॉल जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट ना हो पाए, या ये बोलिए कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस मेथनॉल पर काम ही ना कर पाए। तो हम क्या करते हैं, इथेनॉल का यूज करते हैं। जो इथेनॉल क्या करता है, वो मिथेनॉल से कंपीट करके अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस से बाइंड जाता है, क्योंकि ये एंजाइम है और हमारा इथेनॉल क्या है, इनहिबिटर है। वो इससे बाइंड जाएगा जिससे कि मिथेनॉल के लिए अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस नहीं बचेगा और फाइनली वो फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो टॉक्सिक नहीं हो पाएगा। तो बट इथेनॉल एक्ट एज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड compete with methanol and inhibit this reaction। तो आई होप आपको इतना समझ आया कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में होता क्या है, उसके एग्जांपल क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में। इसमें इतना ही स्टॉप करते हैं क्योंकि ये एक शॉर्ट आपका हो गया। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में लिखिए और उसके एग्जांपल्स को लिखिए, तो वन शॉर्ट आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।